Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो चैप्टर नंबर 4 के जो दो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो बेसिकली दो टेक्निक्स हैं जो सेल को स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो सेल को स्टडी करने की टेक्निक है वो है माइक्रोस्कोप। तो जिससे हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यहाँ दो किस्म की टर्म्स सामने आती हैं। एक को हम कहते हैं रेजोल्यूशन और एक को हम कहते हैं मैग्निफिकेशंस। तो सबसे पहले इन दोनों को आपने समझना है कि रेजोल्यूशन क्या है और मैग्निफिकेशन क्या है। जैसे मैं यहाँ आपके सामने दो डॉट लगाता हूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दो अलग-अलग पॉइंट हैं, और यहाँ मैं आपके सामने एक डॉट लगाता हूँ तो ये एक डॉट आपको नज़र आ रहा है बेसिकली। लेकिन जब इसी डॉट को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें या किसी हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इसमें हो सकते हैं हज़ारों डॉट आपको नज़र आए। यानी ये वाला जो सर्कल है वो आपको इस तरह नज़र आएगा, लेकिन जब आँख के ज़रिए से देखेंगे तो आपको ये एक डॉट नज़र आएगा। तो इसमें क्या फ़र्क है कि माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इतने सारे पॉइंट नज़र क्यों आते हैं और आँख से क्यों नज़र नहीं आते। बेसिकली आँख के अंदर एक कैपेसिटी है कि जब दो पार्टिकल और उनका दोनों का डिस्टेंस 1 mm या उससे ज़्यादा हो तो वो आपको एक नज़र आते हैं, सॉरी दो अलग-अलग नज़र आएंगे। लेकिन अगर उन दोनों के दरमियान में 1 mm से कम डिस्टेंस हो तो वो आपको एक नज़र आता है। तो ये जो कैपेसिटी है जिसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या आँख दो क्लोज पॉइंट को अलग-अलग करके देखती है वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें दो पॉइंट अलग-अलग नज़र आए तो वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। तो इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है जिसमें टू डिस्टिंग्विश टू वेरी क्लोज पॉइंट अपार्ट, जिसमें वो दो बड़े नज़दीक पॉइंट को अलग-अलग करके देखती है। अपार्ट का मतलब होता है अलग करके देखना, तो इसको हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। दोबारा सुने कि ये एक इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है जिसमें दो बहुत ही नज़दीक पॉइंट अलग-अलग आपको नज़र आते हैं, तो इस एबिलिटी को हम रेजोल्यूशन पावर कहते हैं। जैसे ह्यूमन नेकेड आई की एबिलिटी है कि वो उन दो पॉइंट्स को दो अलग-अलग पॉइंट शो करेगी जिनका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 1 mm अपार्ट, उनके दरमियान में फासला 1 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होगा। दिस इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ आई। इसको हम रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आइन कहते हैं। तो रेजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है विद द एड ऑफ लेंस, कि लेंस लगा के हम रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। माइक्रोस्कोप में बेसिकली लेंस ही लगे होते हैं जिसकी वजह से हमें दो पॉइंट, जो एक पॉइंट हमें नज़र आया था वो दो अलग-अलग हमें नज़र आते हैं जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो यहाँ जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप आगे दो किस्म की हैं। तो जो रेजोल्यूशन है माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, वो क्या कहलाती है 2 माइक्रोमीटर। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, बेसिकली कोई भी ऐसी माइक्रोस्कोप जिसमें दो अलग से लेंस लगे हों वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाती है। और इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो इंसानी आँख से तकरीबन 500 गुना ज़्यादा है। अब माइक्रोमीटर आई थिंक 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 माइक्रोमीटर और 2 माइक्रोमीटर, दो ऐसे पॉइंट को अलग-अलग शो करके दिखाएगी जिनका डिस्टेंस 2 माइक्रोमीटर या 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होगा। इसी तरह अच्छा, यहाँ एक छोटा सा पॉइंट आपने जहन में रखना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर डिफरेंट होती है, ठीक है। लेकिन जितनी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, चाहे उसकी मैग्निफिकेशन बहुत अच्छी हो, बहुत यानी इतनी अच्छी ना हो, डिफरेंट मैग्निफिकेशन, लेकिन उसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो हमेशा एक जैसी रहती है। अब मैग्निफिकेशन के इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ आपने जस्ट अपनी मेमोराइजेशन के अंदर एक बात जहन में रखनी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर्स की हो सकती हैं, लेकिन जिस वक्त हम बात करते हैं रेजोल्यूशन पावर की तो 500x इसकी रेजोल्यूशन पावर होती है। इसी तरह जिस वक्त हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 2 से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब एंगस्ट्रॉम क्या है, ये 10⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। यानी कोई भी दो पॉइंट जो इस फासले पर हों या इससे ज़्यादा फासले पर हों वो अलग-अलग नज़र आते हैं, और जो अगर
2 पॉइंट इस फासले से कम पे हो तो वो एक ही पॉइंट आपको नजर आएगा। और ये जो 2 to 4 एंगस्ट्रम है, अगर हम इसमें टाइम्स के लिहाज से बात करें तो ये 500 टाइम्स ग्रेटर होती है दैन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और 2,50,000 यानी 2,50,000 गुना ज़्यादा होती है आँख से। तो ये सारी जितने भी डिजिट्स हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखना, ये उसकी मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाई का लफ्ज़ी मतलब हो इनलार्ज, किसी चीज़ को बड़ा करके देखना, ये उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कहलाती है। तो इट इज़ एबिलिटी टू इनलार्ज फिजिकल अपीयरेंस ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को, उसका जो साइज़ है उसको बड़ा करके देखने, इसकी मैग्नीफिकेशन कहलाती है। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी मैग्नीफिकेशन पावर डिफरेंट हो सकती है। बेसिकली जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात की तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसी माइक्रोस्कोप होती है जिसमें 2 किस्म के लेंस लगे होते हैं। एक वो लेंस है जो आँख की करीब होता है, और दूसरा वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है। तो इसको ऑकुलर लेंस कहते हैं, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। ये इसको आई पीस भी कहते हैं, इसको नोज पीस भी कहा जाता है। ऑकुलर लेंस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो थोड़ी कम रखी जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है। ऑकुलर लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 5x 10 है। अब 5x और 10x का मतलब क्या है? ये आम आंख से 5 गुना बड़ा करके दिखाएगा, 10x 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस में 20x, 50x और 100x यहाँ तक मैग्नीफिकेशन, इसके अलावा और भी पॉसिबल है। यहाँ सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये 4-5 मैग्नीफिकेशन पावर रखी गई हैं। अब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कैसे कैलकुलेट करनी है, यानी हम क्या करेंगे, जो x वैल्यू है ऑकुलर लेंस की और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो x वैल्यू है दोनों को डिवाइड कर देंगे। जैसे आप कह सकते हैं हमारे पास ऑकुलर लेंस की वैल्यू अगर है 4x यानी आँख से 4 टाइम ज़्यादा, और अगर हम बात करें ऑकुलर ऑब्जेक्टिव लेंस की तो ये 100x है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हो जाएगी ऑलमोस्ट 400x। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो जो आंसर आएगा वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर होगी। तो ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैन बी कैलकुलेटेड, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्जेक्ट उस वक्त तक सही नज़र नहीं आता है जब तक वो चमकता हुआ ना महसूस हो। जितना ज़्यादा उसके ऊपर आप कह सकते हो वो चमकता हुआ होगा उतने ही उसकी विजिबिलिटी आसान होगी, उतने ही उसको देखना आसान होगा। अब ऑब्जेक्ट को चमकाने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो विजिबल लाइट है, जो हमारी आम रोशनी है। काफ़ी सारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें नीचे मिरर लगा होता है। मिरर क्या करते हैं, उस लाइट को फोकस करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये काफ़ी सारी ऐसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं बल्ब लगा होता है, या कोई आप कह सकते हैं ट्यूब लगी होती है जो लाइट को भेजती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एल्यूमिनेशन का लफ्ज़ी मतलब है किसी भी चीज़ को चमका देना ताकि वो वाज़े नज़र आए। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी की क्या इंपॉर्टेंस है। सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो रिवील हुए, रिवील का लफ्ज़ी मतलब होता है कि उनको एक्सपोज किया गया, उनको शो करवाया गया, और ये पॉसिबल हुआ माइक्रोस्कोप। आपको अगर थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ अगर हम जाएं तो उसमें आप जो सबसे पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल, इस चैप्टर में डिस्कवरी ऑफ सेल, उसमें हमने एक रॉबर्ट हुक के वर्क को डिस्कस किया था कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा उसको सेल के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने कहा सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस। हालांकि सेल में इतनी सारी चीज़ें हैं, उसको क्यों नहीं नज़र आई? क्योंकि उसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन पावर इतनी अच्छी नहीं थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब माइक्रोस्कोप के अंदर मज़ीद डेवलपमेंट होती गई, आप कह सकते हैं उसकी रेजोल्यूशन पावर मज़ीद बढ़ती चली गई, तो फिर सेल के अंदर की जो चीज़ें वो नज़र आना शुरू हो गई। यानी आप कह सकते हैं कि जो सेलुलर ऑर्गेनेली का जो स्ट्रक्चर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लोगों के सामने रिवील उस वक्त हुई, लोगों के सामने शो उस वक्त की गई जब आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपी में अच्छी डेवलपमेंट हुई और उसकी रेजोल्यूशन पावर के अंदर
या मैग्नीफिकेशन पावर के अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट हुई। तो ये यानी आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल को मज़ीद बेहतर अंदाज में बताया गया जब माइक्रोस्कोप अच्छी डेवलप हुई। हालांकि माइक्रोस्कोप तो आज से तकरीबन 400-500 साल पहले बन चुकी थी, लेकिन उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 200 से 300 साल के अंदर बेहतर हुई है। उसके बाद अगली जो टेक्निक है वो सेल्फ फ्रैक्शनेशन। अब ये भी सेल को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है। सेल्फ फ्रैक्शनेशन का लफ्ज़ फ्रैक्शन कहते हैं एक पार्ट को, फ्रैक्शन एक छोटे से पार्ट को कहा जाता है। तो इसके नाम से जाहिर है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सेल के कंपोनेंट को अलग-अलग किया जाता है, सेल के डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट किया जाता है। तो इस वजह से हम इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के कंपोनेंट को आइसोलेट यानी अलग करना और सेपरेट करके उसको स्टडी करने, इसको हम कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो जिस वक्त हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टडी करने की बात करते हैं तो सबसे पहले दो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते थे, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन ये दोनों इंस्ट्रूमेंट शुरू में सेल के अंदर ही चीज़ों को देखते थे। अब ये बिल्कुल इसी तरह जैसे क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट बैठा हो, अब उसमें से एक स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जा सकता, ना उसको अंडर कीन ऑब्जर्वेशन रखा जा सकता है कि हम उस पर टोटली फोकस करें। लेकिन अगर उसी स्टूडेंट को अलहदा से टाइम दिया जाए तो उस पर फोकस भी उसको अच्छी तरह तैयारी भी करवाई जा सकती। तो इसी तरह है कि सेल में लाखों चीज़ें मौजूद हैं। अगर उन लाखों चीज़ों के दरमियान में हम एक कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं तो हमारा फोकस इतना अच्छा नहीं होगा, वो स्ट्रक्चर अच्छे अंदाज में स्टडी नहीं होगा। लेकिन अगर उसी कंपोनेंट को सेल से बाहर निकाल के अलहदा से स्टडी किया जाए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, तो फिर उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके फंक्शन को समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। हाँ, लाखों चीज़ों के दरमियान में समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, उसके फंक्शन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जिसको हम सेल्फ फ्रैक्शनेशन की टेक्निक कहते हैं, इसने हमें इस काबिल बनाया है कि सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को अलग-अलग करें और फिर उसको डिटेल से स्टडी करें। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एनेबल अस टू आइसोलेट वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल्फ बाय द सेल्फ फ्रैक्शनेशन एंड टू स्टडी इन डिटेल। कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने हमें एनेबल अस इस काबिल बनाया है कि हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को अलहदा कर सकते हैं, और जिस टेक्निक के ज़रिए से अलहदा करते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन। और फिर उस कंपोनेंट को हम अच्छी तरह उसका स्ट्रक्चर भी अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, उसका फंक्शन भी अच्छे अंदाज में स्टडी कर सकते हैं। अब ये टेक्निक काम कैसे करती है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले एक मीडियम डालना, लिक्विड मीडियम डालते हैं, और उसके अंदर फिर हम टिश्यूज डालते हैं। टिश्यू से क्या मुराद है? ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर इस सैंपल को अच्छी तरह हिलाया जाता है, और जिस मशीन के अंदर हिलाया जाता है वो वाइब्रेटर्स कहलाते हैं कि इसको हिलाया जाता है। हिलाने से फ़ायदा क्या होगा कि जो सारा सैंपल है वो होमोजेनाइज हो जाएगा। अब होमोजेनाइज क्या है, होमोजेनाइजेशन क्या है? अक्सर आपने देखा होगा ख़ास तौर पे वो दवाइयाँ जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जिसमें पाउडर के अंदर पानी को मिक्स किया होता है, अक्सर उन बॉटल्स के ऊपर, उन सिरप्स के ऊपर लिखा होता है इस्तेमाल से पहले दवाई, जो इस्तेमाल से पहले हिलाकर दवाई इस्तेमाल करें। तो इस वजह से जितने अच्छे अंदाज में आप उस दवाई को हिलाएंगे तो वो सारे के सारे पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो होमोजेनाइजेशन से क्या मुराद है कि जब आपने एक सैंपल को अच्छी तरह हिलाया, उसके बाद यहाँ से एक पोर्शन लिया सैंपल का, यहाँ से पोर्शन लिया, यहाँ से पोर्शन लिया, यहाँ से, अब ये जो हमने 4 पोर्शन लिए डिफरेंट रीजन से ऑफ द टेस्ट ट्यूब, सारों को एक ही जैसा कंपोजिशन के लिहाज से होना चाहिए। इस तरह की सैंपल को हम कहते हैं ये होमोजेनाइज सैंपल है। यानी आप कह सकते हैं उस सैंपल के हर हिस्से में एक जैसी कंपोजिशन होनी चाहिए, इसको हम होमोजेनाइज कहते हैं। तो होमोजेनाइजेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच, ये क्या था प्रोसेस है जिसमें बायोलॉजिकल सैंपल इज ब्रॉट, बायोलॉजिकल सैंपल को एक ऐसे स्टेट तक लाया जाता है, और वो स्टेट के दैट ऑल फ्रैक्शन ऑफ ए सैंपल, के उस आप कह सकते हैं सैंपल के हर फ्रैक्शन, हर हिस्से की जो कंपोजिशन है वो एक जैसी होनी चाहिए। ऑल फ्रैक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल के हर पार्ट की कंपोजिशन हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो जब ये कंडीशन आ जाती है हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन होगी।
तो सेल फ्रैक्शनेशन में भी टिश्यू को होमोजेनाइज किया जाता है स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, जिनको वाइब्रेटर्स कहा जाता है। वाइब्रेटर्स के जरिए से चीज़ को वाइब्रेट किया जाता है, टेस्ट ट्यूब को वाइब्रेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो होमोजेनाइज हो जाता है। जिस वक्त होमोजेनाइज हो जाता है फिर उसके बाद हम घुमाते हैं। अब घुमाने का मकसद क्या है, ताकि वो जितने भी टिश्यू हैं या आप कह सकते हैं सेल के कंपोनेंट अलग-अलग हो, क्योंकि घुमाने से चीज़ सेपरेट होना शुरू हो जाती है। अक्सर आपने जो मिल्क शेक वगैरह बनते हुए देखा होगा या बनाया होगा, उसमें हम सेब के या आम के बड़े बड़े पीसेस डालते हैं, लेकिन जब उसको घुमाया जाता है तो वो पीसेस पाउडर में कन्वर्ट होकर दूध के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का लफ्ज़ी मतलब ऐसे घुमाना। तो जब होमोजिनेट बन जाता है, यानी होमोजेनाइज सैंपल बन जाता है, फिर उसको घुमाया जाता है और घुमाने के बाद फिर उस टेस्ट ट्यूब को ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, ऐसे खड़ा कर दिया जाता है। और फिर यहाँ अब क्या होगा कि डेंसिटी ग्रेडियंट की, सबसे पहले आपने देखना ये है कि ग्रेडियंट क्या होते हैं। अच्छा, ये वर्ड जहाँ भी इस्तेमाल होगा ग्रेडियंट, तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ एक तरफ ज़्यादा चीज़ की बात हो रही होगी, उसके अपोजिट साइड में कम चीज़ की बात। ग्रेडिंग इसी से निकला है। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की ग्रेडिंग करते हैं, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं उसको बड़ा अच्छा ग्रेड देते हैं, और जिनके सबसे कम नंबर आते हैं उनको हम बहुत बुरा ग्रेड देते हैं। तो जब भी ग्रेडियंट की बात होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरफ चीज़ बहुत ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ चीज़ बहुत कम होगी। ठीक है, अब हमने यही बात करनी है डेंसिटी के लिहाज से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना एक गिलास लें, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डाल दें, जैसे बजरी है, उसके बाद कंकर है, मट्टी है, रेत है और घास फूस है। अब उसको एक बीकर के अंदर, एक शीशे के जग के अंदर आप उसको अच्छी तरह शेक करें, और करते करते जब वो एक मिक्सचर सा बन जाए, थोड़ी देर बाद आप उसको ऐसे जग को रख दें। तो आप 15-20 मिनट जब आके देखेंगे तो वो जो जग था उसके अंदर लेयर्स बन चुकी होंगी। जो बजरी है, चूँकि उसकी डेंसिटी, उसका वज़न सबसे ज़्यादा है, वो सबसे नीचे आ जाएगी। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं वो कंकर आ जाएंगे, फिर उसके बाद मट्टी आ जाएगी, फिर उसके बाद रेत आ जाएगी, फिर घास फूस आ जाएगी। तो लेयर्स बन जाती हैं। तो इसी तरह जब इस सैंपल को, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन हो चुकी है, जब इसको खड़ा किया जाता है तो इसमें लेयर्स बनना शुरू हो जाती है। जो सबसे डेंसर ऑर्गेनेलीज हैं, जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, वो सबसे नीचे होंगे। फिर उसके बाद उससे कम वाले, जिनकी डेंसिटी उससे कम है, फिर उसके बाद उससे कम वाले। तो ये ऐसे हमारे पास सेपरेशन होती चली जाएगी। तो ये लेयर्स बनती, और ये लेयर्स किस बिहाफ पे बनती हैं? ये उसके साइज़ के लिहाज से, वेट, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डेंसिटी को इफेक्ट करती हैं। साइज़ एंड वॉल्यूम और जो वेट है, ये दोनों क्या करती है, चूँकि डेंसिटी को इफेक्ट करती है। और डेंसिटी ऑफ मीडियम भी इंपॉर्टेंट है। अब देखें ना, अगर यहाँ पानी हो या आप शहद, दो मीडियम लें तो उसमें दोनों में चीज़ डालें तो दोनों में मूवमेंट का फ़र्क होगा। तो जो डेंसिटी ऑफ मीडियम, बाद चीज़ें उस मीडियम के अंदर तेज़ी से मूव करके नीचे चले जाते हैं, बाद उसमें स्लोली मूव करती है। तो इस वजह से डेंसिटी ऑफ मीडियम भी पर भी डिपेंड करती है ये डेंसिटी ग्रेडियंट। तो बहरहाल जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाती है तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का अपने मतलब ध्यान में रखना है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो सेपरेशन होती है इनटू डिफरेंट लेयर, ये किसकी बुनियाद पे होती है? डेंसिटी ग्रेडियंट की बुनियाद पे होती है। मतलब क्या है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, जिसकी डेंसिटी उससे कम होगी वो ऊपर, फिर उससे कम होगी उससे ऊपर, फिर उससे कम होगी उससे ऊपर, जो सबसे हल्की होंगी वो सबसे ऊपर। तो सेपरेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट इनटू डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें डेंसिटी को इफेक्ट करती हैं। ठीक हो गया। अब जिस वक्त हम इस लेयर को निकालेंगे तो इसमें सिर्फ सेल का एक ही कंपोनेंट मौजूद होगा। वजह क्या है? जब हमने बात की टिश्यू में हज़ारों सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, लाखों माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी ऑलमोस्ट एक जैसी होगी। इस वजह से सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक लेयर में आ जाएंगे, सारे क्लोरोप्लास्ट एक लेयर में आ जाएंगे, सारे गोल्गी एपरेटस एक लेयर में आ जाएंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को इस लेयर से अलहदा करके डिटेल से सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को ही स्टडी करेंगे। अब सेल का कोई भी कंपोनेंट इसको इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, बाद चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम मिल्क शेक की हमने एग्जांपल दी, तो बाद दफ़ा ये होता है कि सही तरह अगर पार्टिकल अलहदा-अलहदा ना हो,
ठीक है, फिर उसको दोबारा अच्छे तरीके से घुमाया जाता है। तो अगर कोई पार्टिकल, कोई चीज़ें, कोई ऑर्गेनेली सेपरेट ना हो रहे हों तो फिर उसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाता है, और जब ज़्यादा स्पीड को बढ़ाया जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सम सेलुलर पार्ट रिक्वायर्स हाई स्पीड फॉर सेपरेशंस, देन इट इज़ कैरीड बाई अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसको, और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशंस जिन मशीनों के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस, और इनकी जो स्पीड होती है वो यूजली 1,00,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से होती है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, 1,00,000 के करीब वो चक्कर मशीन खाएगी 1 मिनट के अंदर। रेवोल्यूशंस पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। जो सेंट्रीफ्यूगेशन की ये डिफरेंट हो सकती है, आप कह सकते हैं 10,000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकती है। लेकिन जब अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें ये भी डिफरेंट होती है, 1,00,000 से 1,50,000 तक भी हो सकती है, 60,000 तक भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हम एवरेज लेते हैं वो 1,00,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को सेपरेट करना है। तो ये डिफरेंट मशीनें होती हैं जिनकी स्पीड डिफरेंट होती है। तो ये 1,00,000 कोई फाइनल नहीं है, ठीक है, इसमें वेरिएशन हो सकती हैं। तो अभी हमने सेल्फ जो फ्रैक्शनेशन की टेक्निक को डिस्कस किया, उसमें 2 प्रोसेस हुए कि पहले हमने मिक्सचर को लेके उसको होमोजेनाइज करना है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन उसको घुमा के उसको खड़ा कर देना है, फिर वो जो चीज़ें हैं वो डेंसिटी ग्रेडियंट की बिहाफ पे लेयर्स के अंदर सेपरेट होना शुरू होती हैं। फिर उन लेयर्स को अलहदा निकाल के जो उसमें सेल कंपोनेंट आया है उसको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन स्टडी करने के लिए हम माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही इस्तेमाल करें। इसमें यह फ़ायदा होता है कि वो अलहदा से कंपोनेंट हमारे पास आ गए, उसको स्टडी करना थोड़ा सा आसान होगा। तो ये 2 टेक्निक है जो सेल को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक माइक्रोस्कोपी है और दूसरा सेल्फ फ्रैक्शनेशन है। और सेल्फ फ्रैक्शनेशन के ऊपर एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया भी था, लेकिन अक्सर इस पोर्शन में से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन रेजोल्यूशन पावर और मैग्निफिकेशन, कि इन दोनों मैग्निफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन पावर में क्या डिफरेंस है। हाँ, ऑब्जेक्टिव इसमें काफ़ी बन सकते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम बाकायदा जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्गी apparatus, उसको हम विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटेल से 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.